आज अपन कर रहे हैं सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, पीआईटी रेगुलेशंस 2015। सबसे पहले ये अपन समझेंगे कि आखिर सेबी ने इस रेगुलेशंस को लॉन्च क्यों करा, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। ठीक है, किसी भी रेगुलेशंस को आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर सेबी ने इस रेगुलेशन को क्यों बनाया। ठीक है, ये आया था 2015 के अंदर। और इसमें आप एक वर्ड लिख रहे हो, वर्ड देख सकते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये रेगुलेशन बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है डीलिंग इन कंपनी सिक्योरिटीज। ठीक है, आप कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स उसमें डील कर रहे हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट पब्लिश टू पब्लिक। ठीक है, मान लो कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स परसों आने वाले हैं। ठीक है, और परसों क्या होगा ये आपको पहले से ही पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप उस कंपनी के सीईओ और ठीक है, और आपने क्या करा, आपको पता है क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स में आखिर है क्या है कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है, तो यह बात पहले से ही आपको पता है। तो आपने क्या करा, ये सारी आप सीईओ और आपने ये सारी बातें दूसरों अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबको बता दी कि भैया इस कंपनी का शेयर कम होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो कि पब्लिक को कब पता चलेगी, पब्लिक को तो भैया परसों रिजल्ट आएगा तो परसों ही पता चलेगी। ठीक है, तो आपने क्या करा, यूज टू मेक पर्सनल प्रॉफिट्स और अवॉइड लॉस। अब आपके पास उस कंपनी के शेयर थे तो आपने क्या करा, आपको पता है कि भैया परसों जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, तो आपने क्या करा, आज ही शेयर खरीद लिया और परसों सेल कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और आपका गारंटी है भैया प्रॉफिट होने ही वाला है। ठीक है, और आपके पास क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी और अवॉइड लॉस। और मान लो आपको पता है कि परसों इतना बेकार रिजल्ट आएगा, जो आज तक का सबसे बेकार रिजल्ट आएगा परसों, तो आपने क्या करा, आपके पास ऑलरेडी शेयर थे, आपने जितने में थे उतने में सेल कर दिए। क्योंकि परसों तो जब रिजल्ट आएगा लोगों को पता चलेगा तो शेयर का भाव कम होना ही है। तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, आपके पास क्या है, कंपनी आप कंपनी के सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी और वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को बतानी थी। ठीक है, और उससे आपने क्या करा, पर्सनल प्रॉफिट या तो कर लिया या फिर लॉस होने से रोक लिया। तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, अब सेबी ने ये करने से मना कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि इनसाइडर यानी कि इनसाइडर में किस किस को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, मीन्स अ कनेक्टेड पर्सन हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, या तो कनेक्टेड पर्सन या फिर ऐसा पर्सन जिसके पास उसका एक्सेस है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। वही मैंने आपको बता ही दिया, ये बात क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स परसों रिलीज होंगे, आपको पहले से ही पता है कि हाँ भैया अनपब्लिश्ड अभी तक पब्लिश हुए नहीं और प्राइस सेंसिटिव, हाँ भैया अगर रिजल्ट बहुत कम आया तो शेयर का प्राइस एकदम खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरी भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन कि हाँ भैया परसों कंपनी एक ऐसा अनाउंसमेंट करने वाली है कि भैया कंपनी थोड़े दिन बाद डी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कंपनी परसों अनाउंस करेगी, पर ये बात आपको आज ही पता है। ठीक है, क्योंकि आप उस कंपनी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको पता है, बाकी पब्लिक को तो परसों पता चलेगी। तो आपने आज ही शेयर बेच दिए तो भी आप इनसाइडर कहलाओगे। ठीक है, अब समझो एक कनेक्टेड पर्सन आ रहा है। ठीक है, कनेक्टेड पर्सन कौन होता है? एनी पर्सन who is or has during the 6 months prior to concerned act been associated with company directly or indirectly। यानी कि जिस दिन ये आपको एक कंसर्न एक्ट पता चला, जिस दिन आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जिस दिन ये एक्ट होगा, ठीक है, उससे ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स आपको देखना है। ठीक है, कि आप लास्ट 6 मंथ्स में मतलब उस कंपनी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे क्या। ठीक है, तो फिर आपको कनेक्टेड पर्सन में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन ये एक्ट हुआ उससे आपको देखना है लास्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या आप कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे क्या, तो आप इंसाइडर की कैटेगरी में आ जाओगे। ठीक है, या फिर रिलेटिव ऑफ कनेक्टेड पर्सन, मैंने आपको बता ही दिया सीए था उसका कोई रिलेटिव। अब रिलेटिव में कौन होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनी वो भी कनेक्टेड पर्सन में आती है। बैंकर ऑफ कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय भी इंक्लूड है, डायरेक्टर भी इंक्लूड है। अ कंसर्न फर्म ट्रस्ट एच ऑफ कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिलेटिव बैंकर ऑफ कंपनी उसकी होल्डिंग 10% से ज़्यादा है। ठीक है,
मान लो जो रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है उसकी एक और कोई फर्म है, उसमें उससे 10% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो वो फर्म भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी कनेक्टेड पर्सन में, ठीक है। अब रिलेटिव में कौन आता है, जैसे कि आप सी हो तो उसमें एग्जांपल में बताया था, तो स्पाउस इंक्लूड्स होते हैं, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, ये लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि हाँ भैया ऐसा होने वाला है, और आपने ये बात अपने रिलेटिव को बता दी और उन्होंने ट्रेडिंग कर ली, उन्होंने अपना पर्सनल प्रॉफिट या अवॉइड लॉस कर लिया। अगर वो ये सब हुए, आपके रिलेटिव हुए, रिलेटिव बता रखा है, ठीक है, तो भी आपको इनसाइडर ट्रेडिंग में काउंट करा जाएगा, ठीक है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, कुछ इंक्लूड्स बता रखे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंक्लूड होते हैं, डिविडेंड से रिलेटेड बातें, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मर्जर हो रहा है कंपनी का, डी मर्जर हो रहा है, डी लिस्टिंग हो रहा है, चेंज इन की मैनेजरियल पर्सन, तो इन सबको बता रखा है भैया ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 6 पॉइंट में बता रखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, यानी कि नो इनसाइडर शैल कम्युनिकेट, प्रोवाइड और अलाउ एक्सेस टू एनी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और सिक्योरिटी लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड एक्सेप्ट इन फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, ठीक है। यानी कि कोई भी इंसाइडर ये बात को किसी और को नहीं बताएगा, ठीक है। 6 पॉइंट में ये बता रखा है, ठीक है। एक्सेप्ट बता रखा है लेजिटिमेट पर्पस, क्या होता है लेजिटिमेट पर्पस, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि हाँ भैया अगर कुछ लॉफुल पर्पस है तो आप पहले किसी को बता सकते, अदरवाइज नहीं बता सकते, ठीक है। 7 पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप किस किस को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचते हैं कि भैया अंडर टेक ओवर रेगुलेशंस ये बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है तो चलेगा, या फिर टेक ओवर रेगुलेशंस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। टेक ओवर रेगुलेशंस क्या होता है वो अपने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचते हैं कि हाँ भैया बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं तो इससे कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, तो ठीक है। एंड द इन्फॉर्मेशन इज जनरली अवेलेबल एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू प्रपोज ट्रांजेक्शन, यानी कि कंपनी क्या करती है, अगर परसों Q3 का रिजल्ट है उसमें लॉस है तो कंपनी चाहे तो 2 दिन पहले भी बताती है। अगर कंपनी ने 2 दिन पहले सबको ही बता दिया, सबके पास इक्वल एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का, तो चलेगा, ठीक है। तो फिर उसको फिर किसी ने ऐसे इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली तो उसको उसमें कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि सबके पास इक्वल एक्सेस था इन्फॉर्मेशन का। 8 पॉइंट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट अ स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस इज मेंटेन्ड ऑफ दीज पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू हैंडल यूपीएससी, यानी कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि हाँ भैया किस किस के पास वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, ये सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद आता है रेगुलेशन 4, इसके अंदर बता रखा है 9th पॉइंट है नो इंसाइडर शैल ट्रेड इन सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हेन ही इज इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई एंड हिज ट्रेड्स विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन मोटिवेटेड बाय नॉलेज इफ ही ट्रेड्स, यानी कि इसमें क्या बता रखा है कि हाँ भैया अब आप इंसाइडर की कैटेगरी में आ गए तब आप भैया कंपनी की सिक्योरिटीज़ में यानी कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने ट्रेडिंग कर ली तो ये माना जाएगा कि आपके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो थी और आपने ये इसलिए करा क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, बाय सेल करा तो, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ मार्केट ट्रेड इज अंडरटेकन सच ट्रेड टू बी रिपोर्टेड टू कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज, कंपनी बताएगी आरएससी को विद इन 2 वर्किंग डेज। आरएससी यानी कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि अगर आपने कोई ऑफ मार्केट ट्रेड कर लिया, आप इंसाइडर की कैटेगरी में आ गए, तो आपको ये जब आप करते हो तो विद इन 2 वर्किंग डेज आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देगी 2 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। इंसाइडर कैन अंडरटेक ट्रेड्स अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, इस केसेस के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो जैसे कि ऑफ मार्केट ट्रेड्स। अब ये सारे के एक्चुअली में बहुत हर एक में अपना अपना कंसेप्ट है, पर अपने एमसीक्यू पर्पज से इतना रिलीवेंट नहीं है, तो जितना रिलीवेंट है मैंने उतना ही अपने नोट्स में डाला है, ठीक है। तो इंसाइडर कर सकता है अगर ऑफ मार्केट ट्रेड से ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म के तहत कर सकता है, कोई स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन है तो वो कर सकता है। ईसॉप वेयर प्राइस वॉज प्री डिटरमाइंड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपने नाम सुना ही होगा। ट्रेड्स फॉर परसुएंट टू ट्रेडिंग प्लान विद रेगुलेशन 5, ये क्या होता है, ये अपन
अपने कोर्स में अपन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान यानी कि क्या होता है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेडिंग प्लान्स रेगुलेशन 5, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एन इनसाइडर शैल बी एंटाइटल्ड टू फॉर्मुलेट अ ट्रेडिंग प्लान एंड प्रिवेंट and present it to the compliance officer for approval pursuant to which trades may be carried out in accordance with such plan। अब मान लो आप एक इंसाइडर हो, ठीक है, और फिर भी आपको इस कंपनी के सिक्योरिटीज में बाय डील करना है, जबकि आपके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो भी आपको बाय सेल करना है। तो फिर क्या होगा, एक ट्रेडिंग प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। और उस ट्रेडिंग प्लान में आप बताओगे कि आपको भैया कितने, मतलब कितने वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन्स करोगे, 10 शेयर लोगे, 20 शेयर लोगे, और उनका कितना प्रॉफिट रहेगा, वो सब आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर को, जो भी एस्टिमेटेड है, वो सब आपको कंप्लायंस ऑफिसर को बताना पड़ेगा। वो ऑफिसर उस प्लान को अप्रूव कर देगा, तो फिर आप भले ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सच ट्रेडिंग प्लान शैल नॉट एंटेल कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनसाइडर अर्लियर देन 6 months फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्लान। अब ये पूरा प्लान पब्लिक के अंदर, पब्लिक में जाएगा, डिस्क्लोज होगा, ठीक है। और उसके 6 महीने बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि आज आपने प्लान दिया तो 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसाइडर हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके 6 महीने बाद से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। वंस यू मेड पब्लिक डिस्क्लोजर मिनिमम 6 months आफ्टरवर्ड्स आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। नो ट्रेडिंग ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड्स। आपने भले ही ट्रेडिंग प्लान बना लिया, पर इन केसेस के अंदर आप फिर भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते प्रायर टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है। ट्रेडिंग कैन नॉट अकर बिटवीन 20th ट्रेडिंग डे बिफोर फाइनेंशियल पीरियड एंड्स। फाइनेंशियल पीरियड जनरली एंड कब होता है, 31 मार्च, तो उससे पहले गिन लो 20th ट्रेडिंग डे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके 20 ट्रेडिंग डे लास्ट में जितने भी है ना, लास्ट 31 मार्च से आप देख लो कितने 20 लास्ट 20th ट्रेडिंग डे कब तक आ रहे हैं, तो उस उस ड्यूरेशन में आप नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एंड सेकेंड ट्रेडिंग डे आफ्टर रिजल्ट रिलीज, जिस दिन रिजल्ट रिलीज हुआ उसके 2 दिन तक, फर्स्ट डे और सेकेंड ट्रेडिंग डे, आप कुछ भी सिक्योरिटी का बाय सेल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी और आप एक इंसाइडर भी हो, इसलिए नहीं कर सकते। सेकेंड है शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। आपको ये मिनिमम 12 months का बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग प्लान, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ 2 दिन का बता दिया फिर वापस अप्रूव करवाओगे, फिर सर कम से कम 12 महीने का बता दो। थर्ड है ओवरलैपिंग, कैन नॉट ओवरलैप विथ अनदर प्लान। अब आपने बार बार ही आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जो प्लान बना लिया अब उस पर ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस ऑफिसर ने साइन कर दिया, तो अब आपने जो प्लान बनाया था ट्रेडिंग प्लान, अब आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा वही कितने शेयर्स आप लोगे, वैल्यू, क्वांटिटी। फिफ्थ, ट्रेडिंग प्लान इज इरेवोकेबल, यानी कि अब आपको मैंडेटरी इम्प्लीमेंट करना है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते नहीं मेरा मन नहीं हो रहा, अब मैं नहीं खरीदूंगा, बाय सेल अब मन नहीं हो रहा। एक बार अगर ट्रेडिंग प्लान अप्रूव हो गया फिर वो कैंसिल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, ठीक है। जितनी भी आप ट्रेडिंग करते हो वो सबका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम 5 साल के लिए। उसके बाद आता है डिस्क्लोजर बाय सर्टेन पर्सन, एवरी पर्सन हु अपॉन अपॉइंटमेंट एज KMP, की मैनेजरल पर्सन कौन होते हैं, ये अपन ने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, डायरेक्टर, प्रमोटर, मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप। जिस दिन वो अपॉइंट होता है उसके विद इन 7 days उनको डिस्क्लोजर देना है कि हाँ भैया हम अपॉइंट हो गए, क्योंकि कोई छुप के नहीं रहना चाहिए कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर ले और वो बोल दे कि मैं तो कंपनी के रिकॉर्ड में ही नाम नहीं था। तो उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है, विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट उसको डिस्क्लोज करना है। कंटिन्यूस डिस्क्लोजर, every promoter member of promoter group designated person director shall disclose to the company within 2 trading days if value of transaction in securities exceeds 10 lakh। और ये 10 lakh या फेस वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है, एग्रीगेट बेसिस इन क्वार्टर, ठीक है। यानी कि ये 10 लाख की जो वैल्यू देखते हैं वो एग्रीगेट बेसिस इन क्वार्टर देखते हैं, ठीक है। यानी कि ये लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा का ट्रेडिंग करते हैं विद इन 2 ट्रेडिंग डेज। जिस दिन वो 10 लाख की लिमिट कर देंगे उसके विद इन 2 ट्रेडिंग डेज कंपनी को इन्फॉर्म करना है। कंपनी किसको इन्फॉर्म करेगी, स्टॉक एक्सचेंज को, विद इन 2 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। जिस दिन ये बताएंगे उसके विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ये
कंपनी इन्फॉर्म कर देगी आगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक और रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये लास्ट रेगुलेशन होगा, थोड़ा सा बड़ा है। अभी तक अपन ने 3 रेगुलेशन पढ़े थे और सेबी एक्ट पढ़ा था, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो रेगुलेशन है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है और थोड़े से नंबर आपको याद भी रखने पड़ेंगे। यहाँ तक तो सब इजी था अभी तक, बस एक लास्ट वीडियो अपनी और रहेगी लास्ट रेगुलेशन के लिए, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये अपना पूरा सेबी रेगुलेशन सब कंप्लीट हो जाएंगे।